एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोपेगेशन कैरेक्टरिस्टिक एक ऐसे मीडियम में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें ना तो कोई फ्री चार्ज है ना ही कोई फ्री करंट है। आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बिहेवियर ऐसे मीडियम में कैसी होती है। अगेन किसी मैटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोपेगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कोई मैटर है, मैटर मतलब कोई ऐसा मीडियम है, ठीक है, तो जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट कर रही है, तो उस मीडियम के अंदर जो है उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट हो सकती है। अब ये मीडियम किस चीज़ का है, कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, उसी पे हाईली डिपेंडेंट होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह से उसमें प्रोपेगेट करती है। तो वैसे ये मीडियम कंडक्टिंग भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो केस हम लोग कंसिडर करेंगे वो कंसिडर करेंगे नॉन कंडक्टिंग मीडियम का। नॉन कंडक्टिंग मीडियम, नॉन कंडक्टिंग मीडियम की मीडियम मतलब आपका जैसे ग्लास हुआ, डाइलेक्ट्रिक हुआ, ठीक है, इंसुलेटर हुआ, कोई ट्रांसपेरेंसी इंसुलेटर्स हो गया, उसमें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रही है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी। अब हम लोग बात करेंगे यूजली चार्ज फ्री डाइलेक्ट्रिक्स की, ठीक है, चार्ज फ्री डाइलेक्ट्रिक्स की, और जिसमें कोई फ्री करंट ना हो, ठीक है, कोई फ्री करंट ना हो, ना ही कोई फ्री चार्ज हो, ठीक। तो एक ऐसा मीडियम जिसमें ना तो कोई फ्री करंट है, ना ही कोई फ्री चार्ज है, और ना ही वो कंडक्टिंग है, उसमें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट कर रही है तो उनकी फीचर्स क्या होंगे उसको हम लोग डिस्कस करना है। तो उसको डिस्कस करने के लिए अगेन हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करेंगे। तो किसी भी मीडियम के लिए इन जनरल जो मैक्सवेल इक्वेशन लिखते हैं मीडियम के लिए, मतलब मैटर के अंदर जो इन जनरल मैक्सवेल इक्वेशन है वो होता है आपका डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो एफ, ये आपका इक्वेशन नंबर 1, जहाँ रो एफ क्या है आपका फ्री चार्ज डेंसिटी है, डी क्या है आपका इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो कि डी इक्वल टू क्या होता है आपको पता ही होगा, डी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन 0 ई प्लस पी, ठीक। अगेन दूसरा इक्वेशन जो होता है हमारा वो क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ एच इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। तीसरा जो हमारा इक्वेशन है वो है आपका फैराडे लॉ, उसको हम लोग कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी लिख सकते हैं, तीसरा हो गया। और जो चौथा इक्वेशन है वो है आपका कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे एफ प्लस डेल डी बाई डेल टी। तो एच क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ देखिए एच और बी दो चीजें हैं, तो बी और एच में क्या रिलेशन है, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 था, बी इक्वल टू क्या होता है म्यू जीरो एम प्लस एच, एच अप्लाइड फील्ड है, बी क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। तो ये चार इक्वेशंस हैं। तो ये चार इक्वेशन क्या है, ये किसी के लिए भी वैलिड है, मतलब अगर उसमें चार्ज है करंट है उसके लिए भी, और जिसमें चार्ज और करंट नहीं है उनके लिए भी। लेकिन हमारा जो स्पेशल केस है जो आज अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं है कि एक ऐसे मीडियम में जो वहाँ पे फ्री चार्ज और फ्री करंट ना हो, तो उस केस में हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, रो एफ इक्वल टू 0, मतलब कोई नॉन कंडक्टिंग मीडियम है तो उसमें फ्री चार्ज और फ्री करंट नहीं है, तो वहाँ पे रो एफ और रो जे एफ क्या होगा 0 होगा। तो इस मीडियम के लिए जो हमारा मैक्सवेल इक्वेशंस होंगे, ठीक है, तो चार्ज फ्री मैक्सवेल मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है, फॉर ए चार्ज फ्री डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, चार्ज फ्री का मतलब फ्री चार्ज और फ्री करंट, चार्ज फ्री डाइलेक्ट्रिक के लिए ऐसे लिख सकते हैं। पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू 0, और हम लोग को पता है क्या डी इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन ई होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं पहला इक्वेशन डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया, ठीक। अब दूसरा इक्वेशन हमारा क्या था यहाँ से इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, पहला हो गया डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू 0, और दूसरा है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ बी, इसमें कोई चीज नहीं क्योंकि यहाँ रो एफ जो नहीं है, ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन हो गया डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0, और तीसरा भी हमारा वही हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे भी करंट और चार्ज का कोई टर्म नहीं है, कर्ली ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, ठीक है, ये तीसरा मैक्सवेल इक्वेशन हो गया। और चौथा मैक्सवेल इक्वेशन में जे एफ है तो जे एफ हो जाएगा आपका 0, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब ये जो हमारा इक्वेशन है तो इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे क्या है बी इक्वल टू क्या होता है म्यू एच होता है, ठीक है, बी इक्वल टू क्या होता है आपका म्यू एच होता है, ठीक। तो ये क्या था यहाँ जो पहले मैंने लिखा था बी इक्वल टू म्यू जीरो एम प्लस एच था, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग बी इक्वल टू म्यू एच, ये जनरल रिलेशन है, ठीक है, म्यू जीरो क्या है
फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, ठीक है, परमिबिलिटी है। और यहाँ म्यू क्या है आपका, किसी मीडियम का है। तो यहाँ डी इक्वल टू क्या होता है, अपसाइलम ई होता है, ठीक है। वैसे डी इक्वल टू क्या होता है आपका, डी होता है आपका अपसाइलम 0 ई प्लस पी। लेकिन अगर ये क्या फ्री स्पेस के लिए है परमिटिविटी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किसी मीडियम की अगर परमिटिविटी अपसाइलम हो तो इसको लिख सकते हैं डी इक्वल टू अपसाइलम ई लिख सकते हैं, ठीक। तो अगर वो चीज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास मिलता है कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू अपसाइलम डेल ई बाई डेल टी, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास ये जो 4 इक्वेशन है ये किसके लिए हैं, चार्ज फ्री डाइलेक्ट्रिक के लिए हैं। इस तरह से चार्ज फ्री डाइलेक्ट्रिक के लिए हमारे पास मतलब एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा जिसमें कोई चार्ज ना हो, कोई फ्री करंट ना हो, तो उसके लिए जो हमारा मैक्सवेल इक्वेशन होगा वो 4 इक्वेशन को हम अगेन यहाँ पे समराइज कर सकते हैं। पहला है डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू 0, दूसरा है डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0, और तीसरा है हमारा कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी, ये तीसरा मैक्सवेल इक्वेशन हो गया। और चौथा है हमारा कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू अपसाइलम डेल ई बाई डेल टी, ठीक है। तो यहाँ जो है म्यू और अपसाइलम ये क्या है, तो म्यू क्या है, किसी मीडियम की, उस मीडियम की जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उसकी परमिएबिलिटी है। अपसाइलम क्या है, उस मीडियम की परमिटिविटी है। तो जो फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है वो क्या होती है, अपसाइलम 0, और फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी जो होती है म्यू 0। दोनों क्या रिलेशन होता है, अपसाइलम इक्वल टू क्या होता है, अपसाइलम आर अपसाइलम 0 होता है, और म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू 0 म्यू आर। जहाँ अपसाइलम आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, म्यू आर भी रिलेटिव परमिएबिलिटी है, ठीक। तो ये जो 4 इक्वेशन मिले, ठीक, इन्हीं चारों इक्वेशन से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो किसी मीडियम में प्रोपिगेट करती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे। तो इन 4 इक्वेशन है, ये क्या है, ये आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर है वेव की उसको डिस्क्राइब कर रहा है, करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस मीडियम के लिए, जो मीडियम हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उसके लिए वेव इक्वेशन स्टैब्लिश करते हैं। तो वही तरीका जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था, क्या करेंगे, कर्ल ले लीजिए, किसका, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 3। तो सबसे पहले हम लोग टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 3 करते हैं, कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। जब दोनों साइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी कर्ल ऑफ बी हो जाएगा, ठीक। तब इसको अगर एक्सपेंड करें वेक्टर कैलकुलस के रूल से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई, ये हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या बचा, माइनस डेल बाई डेल टी, कर्ल ऑफ बी की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देखिए कर्ल ऑफ बी की जगह हम लोग कर सकते हैं म्यू अपसाइलम डेल ई बाई डेल टी, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए डेल डाइवर्जेंस ऑफ ई क्या है, 0 है यहाँ पे। तो अगला स्टेप जो हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू अपसाइलम माइनस है और डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी का स्क्वायर, ठीक। तो दोनों साइड माइनस है तो अगेन इसको हम लोग लिख सकते हैं फर्दर, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू अपसाइलम डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा वेव इक्वेशन हो गया, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेव इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो इसमें क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका जो जनरल सोल्यूशन होगा क्या होगा, ई इक्वल टू ई जीरो कास के एक्स के जेड के डॉट आर माइनस ओमेगा टी टाइप का होगा, ठीक है। इसकी एक पोलराइजेशन होगी, मान लीजिए एन का, कुछ इस तरह का होगा। ये आपका क्या है, वेव इक्वेशन है, ये इसका सोल्यूशन है। तो अब इस वेव इक्वेशन को ध्यान से देखिए, तो किसके एनालॉगस है, ये आपका 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन के एनालॉगस है वेव इक्वेशन के। तो 3 डायमेंशनल जो स्केलर वेव इक्वेशन होता है वो क्या होता है, डेल स्क्वायर एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बाई डेल टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5 था, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6 था। तो जो ये इक्वेशन लिखा है ना डेल स्क्वायर ई म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर, तो ऐसा ही इक्वेशन हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी लिख सकते हैं। वो क्या आएगा आपका, डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर बी बाई डेल टी स्क्वायर। कैसे आएगा ये इक्वेशन, ये इक्वेशन आएगा जब हम लोग इक्वेशन नंबर 4 का
कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 4 का दोनों साइड में जब हम लोग कर लेंगे तो ये इक्वेशन हमारा आएगा। ठीक, लेकिन आज का जो डिस्कशन हमारा है उसमें हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा वेव इक्वेशन आ गया, मान लीजिए। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड के लिए आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आ गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे 3 डायमेंशनल स्केलर वेव इक्वेशन जो होती है उसे कंपेयर करेंगे। तो हमारे लिए वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, v इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन। इस तरह से हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसे मीडियम में प्रोपेगेट करती है जो कंडक्टिंग नहीं है, जिसके अंदर फ्री चार्ज नहीं है, फ्री करंट नहीं है, तो वहाँ के लिए जो वेव इक्वेशन आता है वो आता है डेल स्क्वायर ई इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए आता है डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर बी बाई डेल टी स्क्वायर। ठीक है, तो मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका 5 है, इक्वेशन नंबर 6 है। अगर इसका कंपैरिजन स्केलर वेव इक्वेशन से करें, 3 डायमेंशनल स्केलर वेव इक्वेशन से करें, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं डेल स्क्वायर एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बाई डेल टी स्क्वायर। ये क्या है आपका इक्वेशन नंबर 7 मान लीजिए, 3 डायमेंशनल स्केलर वेव इक्वेशन है। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, v इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, ये किसके लिए है, ये किसी ऐसे मैटर के लिए है। ठीक है, एक ऐसा मैटर जिसमें कोई क्या है, चार्ज, और चार्ज फ्री है, करंट फ्री है। ठीक है, मतलब उसमें कोई फ्री चार्ज और कोई फ्री करंट नहीं है, मतलब लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए। अब जो वैक्यूम के लिए जो हमने वेलोसिटी की थी वहां पे v क्या थी आपकी, v इक्वल टू थी आपकी v इक्वल टू c थी, और वहां पे क्या था 1 अपॉन म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। तो वहां पे जो वेलोसिटी आई थी 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, जो किसी लाइट की वेलोसिटी थी वैक्यूम के बराबर। लेकिन यहाँ पे जो v है वो किसी मीडियम में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो हमें पता ही है कि डिफरेंट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। जैसे v किसी मीडियम में जो वेलोसिटी होगी क्या हो जाएगी, c बाई एन। एन क्या है, वहाँ का उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, इस तरह से अगर किसी मीडियम में वेलोसिटी है, जैसे अगर हम ग्लास कहें या कोई डायरेक्टिंग मीडियम, ट्रांसपेरेंट डायरेक्टिंग मीडियम है, तो उसमें जो वेलोसिटी होगी वो होगी क्या होगी, जो वैक्यूम की वेलोसिटी होगी उससे डिवाइडेड बाई एन होगी। ठीक है, तो v इक्वल टू सी बाई एन। ये रिलेशन कहाँ से आता है, रिलेशन यहीं से आता है। कैसे आता है आइए देखते हैं। तो जो v है ये इक्वेशन, ठीक है, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 8 है। जो इक्वेशन नंबर 8 है हमारा, तो उसमें म्यू और एप्सिलॉन यूज हुआ है, और हमें मालूम है क्या है, म्यू इक्वल टू होता है आपका म्यू जीरो म्यू आर। ठीक है, और एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। तो यहाँ जो म्यू आर है वो उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, और एप्सिलॉन आर जो है उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो जो वैक्यूम के लिए क्या होता है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, फॉर किसके लिए, वैक्यूम के लिए। बट अगर कोई मीडियम है जैसे ग्लास है तो उसकी एक फाइनाइट वैल्यू होती है। तो अगर ये वैल्यू जिसमें सब्सिट्यूट करें, म्यू की जगह पे यहाँ सब्सिट्यूट करें और एप्सिलॉन की जगह पे यहाँ पे सब्सिट्यूट करें, तो हमारे पास जो v आता है, ठीक है, जो v आता है वो हो जाएगा 1 अपॉन म्यू जीरो म्यू आर और एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो अब ये देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू 1 अपॉन म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो और स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर म्यू आर। अब ये जो म्यू आर की वैल्यू होती है वो वैक्यूम में भी और किसी मीडियम में भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है। मतलब परमिबिलिटी क्या है, हर जगह लगभग समान होती है, तो इसकी वैल्यू यूजुअली किसी भी मीडियम में 1 ही हो सकती है, मान सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं। तो जो वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ रहा है v इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 अपॉन म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो 1 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो ये 1 अपॉन म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो क्या था, यही तो वेलोसिटी थी किसकी, लाइट की, वैक्यूम। जिसको हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू c डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर। तो जो ये एप्सिलॉन आर आ रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब यह क्या है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है आपका, रिलेटिव परमिटिविटी। इस तरह से आप देखते हैं जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, वो किससे रिलेटेड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। यानी क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं क्या, v इक्वल टू सी बाई एन लिखते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाती है हमारी, सी बाई एन हो जाती है, या v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू
अपसाइलम हो जाता है। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लोग बात करते हैं ऑप्टिक्स में, वो क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल में वो स्क्वायर रूट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी है, या कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इस तरह से देखिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। मतलब ये क्या सबसे पहले कहाँ आया था परमिटिविटी? सबसे पहले आपने इसको यूज किया था एज ए कांस्टेंट इन कूलम्स लॉ। अब वहां से आप देखते हैं किस तरह से ये रिलेटेड है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो इस तरह से क्लियर है, पहला प्रॉपर्टी हमें क्लियर हो गया कि किसी मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, किसी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है? वैक्यूम के तुलना में क्या होती है? थोड़ी कम होती है। कितनी कम होती है? वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। इस तरह से किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या कहें इंसुलेटर या कहें एक ऐसा मीडियम जिसमें कोई फ्री चार्ज और फ्री करंट ना हो और वो कंडक्टिंग ना हो, तो उसमें लाइट की जो वेलोसिटी के लिए जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया वो क्या था? v इक्वल टू सी बाई एन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू अपसाइलम। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एन क्या है? जहाँ एन है आपका रिफ्रैक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब किसी ऐसे मीडियम में प्रोपेगेट करती है जहाँ कोई फ्री चार्ज ना हो, फ्री करंट ना हो और वो कंडक्टिंग भी ना हो, तो वहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो v इक्वल टू सी बाई एन होती है। मतलब वहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है? उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है उस मीडियम पे। मतलब लोअर वेलोसिटी से वहाँ मूव करेगा एज कम्पेयर टू वैक्यूम। वैक्यूम में वेलोसिटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। पर किसी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वो कितनी चेंज होती है वो डिपेंड करता है कि उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी कितना है। रिलेटिव परमिटिविटी का रिलेशन किससे है? डाइलेक्ट्रिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से है। इस तरह से जो वेलोसिटी होगी वो 1/n टाइम्स हो जाएगी किसी मीडियम में। ओके, तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी। अब जो बाकी की जो प्रॉपर्टी बची हुई हैं उसको भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मैक्सवेल के इक्वेशंस हैं उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम वही दोबारा से लिखते हैं। आइए, जो मैक्सवेल इक्वेशन अभी हमने जस्ट लिखा था पिछले स्लाइड्स में, तो पहला इक्वेशन था डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू जीरो। किसकी केस में है? ये उसी चार्ज फ्री डाइलेक्ट्रिक जहाँ फ्री चार्ज ना हो, कंडक्टिंग ना हो और फ्री करंट भी ना हो। ठीक है, तो पहला इक्वेशन ये था। दूसरा था डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो। यहाँ इसलिए लिख रहे हैं कि अब हम पिछली स्लाइड में तो जाएंगे नहीं, तो यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली। तो अगला इक्वेशन है कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? ये इक्वेशन वैलिड है एक ऐसे मीडियम में जहाँ कोई जो कि कंडक्टिंग नहीं है और उसमें कोई फ्री चार्ज और फ्री करंट नहीं है। ठीक है, और कर्ल ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? म्यू एप्सिलॉन डेल ई, म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ये चार इक्वेशंस क्या है? ये वैलिड है किसके लिए? फॉर ए मीडियम वेयर देयर इज नो फ्री चार्ज, नो फ्री करंट एंड दैट मीडियम इज आल्सो नॉट कंडक्टिंग। तो उस केस में चारों इक्वेशंस हम कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो उस मीडियम में प्रोपेगेट कर रही है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या मिलता है। सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिलता है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा? डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में डेल वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं क्या? आई के लिख सकते हैं, मतलब इसके इक्विवेलेंट होता है। तो वो रिजल्ट वही आएगा, तो इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं डेल वेक्टर की जगह पे आई के। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है डेल डॉट ई, ये हो जाएगी के वेक्टर डॉट ई वेक्टर इक्वल टू जीरो। अब के क्या है? ई, के और ई का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। इसका मतलब के और ई के बीच में जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री है, तभी तो जीरो हो रहा है ना उनका डॉट प्रोडक्ट। तो इससे हम कह सकते हैं के इज परपेंडिकुलर टू ई। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेव प्रोपेगेशन वेक्टर डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है। क्लियर? ऐसे ही अब आइए इक्वेशन नंबर 2 से देखें हम क्या निकाल सकते हैं प्रॉपर्टी। तो पहला क्लियर हो गया कि वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की किसी मीडियम में क्या होती है? वैक्यूम की तुलना में थोड़ा कम होती है। दूसरा क्या है? किसी मीडियम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेशन होता है। ठीक, ऐसे ही आइए देखिए डाइवर्जेंस ऑफ बी जो दूसरा मैक्सवेल इक्वेशन है उससे हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो है, तो अगेन यहाँ पे कर सकते हैं डेल वेक्टर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई के मान लीजिए लिख लिया। ठीक है, तो आई के लिखा तो क्या हो जाएगा? के वेक्टर डॉट
ई वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो अगेन इससे हम क्या निकाल रहे हैं कंक्लूजन, हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो इसके मतलब क्या है कि K is again perpendicular to, सॉरी ये B है, K is again perpendicular to मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर था वेव प्रोपगेशन के, ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। ठीक, इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। अब अगला देखते हैं, आइए देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 से क्या कंक्लूजन निकल के आता है। तो जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 था, जो लास्ट स्लाइड में था, वो क्या था, कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी था। तो अगेन इक्वेशन नंबर 3 था जो हमने पिछले पेज पे लिखा था। तो अगेन इससे कुछ कंक्लूजन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, डेल वेक्टर की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आई के, ठीक है, और डेल बाई डेल टी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस आई ओमेगा। अब ये दोनों की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो हो जाएगा आई के क्रॉस ई, ठीक है, आई के क्रॉस ई माइनस माइनस आई ओमेगा हो जाएगा आपका बी। ठीक, तो इस तरह से हम देखें कि आई से आई कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या होला, बी इक्वल टू के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बाई ओमेगा। इस तरह से देख रहे हैं कि बी जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, के और ई दोनों के परपेंडिकुलर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि के इज परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी, ठीक है, के इज परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई वेव है, ठीक है, इस तरह से है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन अगर इस डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो मान लीजिए के है वेव प्रोपगेशन वेक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो जरूरी नहीं है कि सेम फेज में ही हो। मतलब ये है कि सेम फेज होने का मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तो मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा जरूरी नहीं है, उसे हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ जो कंक्लूजन निकल के आया इक्वेशन नंबर 4 से वो ये आया कि के इज परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी। इस तरह से हम कह सकते हैं क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है, और दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वे प्रोपेगेशन डायरेक्शन से भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। यह कंक्लूजन निकल कर आता है इनसाइड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी। फर्दर अगर हम देखें तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो रिलेशन आ रहा है वो क्या है, बी इक्वल टू के क्रॉस ई बाई ओमेगा। अब यहाँ जो के है वो क्या है, के वेक्टर जो है वो जरूरी नहीं है कि एक रियल नंबर ही हो, जैसा कि हमने वैक्यूम के केस में कंसिडर किया है। एक कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, ये के क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वो मीडियम कैसा है। ठीक है, तो अगर हम के लिए रिलेशन निकालना हो कि जो के लिए क्या रिलेशन आएगा ओमेगा के साथ, ठीक है, तो वो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि डेल स्क्वायर ई इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपसाइलम डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी का स्क्वायर। ठीक, अब डेल्टा इसकी वैल्यू करनी तो हम लोग जानते हैं डेल्टा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डेल वेक्टर की जगह पे आई के लिख सकते हैं, और डेल बाई डेल टी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस आई ओमेगा लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें मिलता है आई स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर के स्क्वायर म्यू अपसाइलम, और उसके बाद मुझे मिला माइनस आई ओमेगा का स्क्वायर ई। तो जो रिलेशन आ रहा है वो क्या जा रहा है, के स्क्वायर इक्वल टू म्यू अपसाइलम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो जो ये अपसाइलम है यहाँ पे, तो अपसाइलम जो है वो क्या एक्चुअल में, वो है आपका अपसाइलम आर अपसाइलम जीरो, मतलब वैक्यूम की जो परमिटिविटी थी मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा जो रिलेशन आ जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन जीरो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन आर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो या इसको हम लोग ऐसे सिंपल लिखिए, के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपका म्यू एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर, ठीक है, और ओमेगा
स्क्वायर। तो ये जो डिस्पर्सन रिलेशन आ रहा है ओमेगा और के बीच में जो रिलेशन आ रहा है उसको हम लोग डिस्पर्सन रिलेशन बोल रहे हैं। तो वो डिपेंड कर रहा है कि ये रियल होगा कि कॉम्प्लेक्स होगा, किस पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि देखिए एप्सिलॉन आर वैक्यूम के केस में 1 था, लेकिन अगर हम किसी मीडियम की बात कर रहे हैं तो जो एप्सिलॉन आर जिसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे हैं, वो क्या हो सकता है, आपका रियल क्वांटिटी भी हो सकता है, प्लस वो क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी भी हो सकता है। मतलब एप्सिलॉन आर क्या हो सकता है आपका, रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अगर उसके बाद रियल कंपोनेंट है तब तो कोई बात नहीं है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों सब सेम फेज में होंगे। बट अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एप्सिलॉन आर, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो ये टर्म है के स्क्वायर इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन आर ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इसका मतलब क्या है, के कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मतलब के किस टाइप का हो जाएगा, के अल्फा प्लस आई बीटा टाइप का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है इसमें एप्सिलॉन आर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी अगर है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या हो जाएगा, के भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा हो जाएगा। मतलब अल्फा क्या है, अल्फा। तो अगर अल्फा को हम लोग मान लें कि के जीरो साइन कास फाई, ठीक है, अब बीटा को मान लें हम के जीरो साइन फाई, ठीक है, तो के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा आपका के जीरो कास फाई प्लस आई साइन फाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं के को क्या लिख सकते हैं, के जीरो ई टू पावर आई फाई, ठीक है, जहाँ जो फाई क्या है आपका, फाई हो गया आपका टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फा। क्लियर, फाई क्या है आपका टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फा। ठीक, तो अब जो यहाँ पे के था, ठीक है, तो इस के की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, के इजकल टू लिख सकते हैं, के इजकल टू के जीरो ई टू पावर आई फाइव। ठीक है, आगे देखते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा वेव प्रोपेगेशन वेक्टर है के, वो डाइलेक्ट्रिक केस या कहें कि किसी मीडियम में जब वेव प्रोपेगेट करती है तो जरूरी नहीं है कि एक रियल क्वांटिटी ही हो, वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी भी हो सकती है। वो किस टाइप की हो सकती है, अल्फा प्लस आई बीटा टाइप की हो सकती है। तो इस केस में जो के का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लिख सकते हैं के इजकल टू के जीरो ई टू पावर आई फाई, जहाँ फाई क्या लिखा है आपका, फाई इजकल टू टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फा अल्फा, ठीक है, टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फा। अब जो है हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो रिलेशन है वो क्या है, बी इक्वल टू के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बाई ओमेगा। तो पहले हम लोग अटेन्यूएशन नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले हम लोग फेज डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है क्या वो डाइलेक्ट्रिक के केस में भी सेम फेज में है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि वैक्यूम में जब वेव प्रोपेगेट करती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड का पीक होता है तो उसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पीक होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होती है तो मैग्नेटिक फील्ड भी मिनिमम होती है। तो क्या ऐसा डाइलेक्ट्रिक या किसी मीडियम के लिए भी ये सही है, उसी को देखना है हमें। तो आइए देखते हैं। तो रिलेशन क्या है, बी इक्वल टू के क्रॉस ई बाई ओमेगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉम्प्लेक्स नोटेशन में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं बी जी टिल्डे इक्वल टू के क्रॉस ई टिल्डे बाई ओमेगा, इस फॉर्म में। एक्चुअल में इस तरह लिख रहे हैं हम, लास्ट में क्या करेंगे, दोनों साइड रियल पोर्शन हम लोग कंपेयर कर लेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए रियल वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम ये एज्यूम कर लें कि के क्या है, के वेक्टर जो है एक्चुअल में क्या है, मॉड ऑफ के जेड कैप, मतलब जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन कॉम्प्लेक्स नोटेशन मान लीजिए ऐसे है, ई इक्वल टू ई जीरो ई टू पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। यहाँ मान के चलें कि वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, जेड डायरेक्शन में, तो करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मतलब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए एक्सप्रेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन किस तरह से हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन किस तरह से होगा। ठीक है, तो उसमें सेम फेज में होंगे, आउट ऑफ फेज होंगे या फेज लैग होगा, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा बी, ठीक है, v इक्वल टू के की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से के क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको लिख सकते हैं के जीरो ई टू पावर आई फाई, और डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नीट्यूड यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद क्या बचेगा, डायरेक्शन जेड कैप क्रॉस
इसका डायरेक्शन क्या है एक्स कैप इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो उसके बाद हमें क्या बचे, बाकी टर्म जो बचे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है E0 आई के जेड माइनस ओमेगा टी, यही बचा। तो जेड क्रॉस एक्स डिवाइडेड बाई क्या है होल का ओमेगा, तो जेड क्रॉस एक्स क्या है वाई कैप। इस तरह से क्लियर हो गया कि हमारे पास क्या बचे के जीरो ई टू पावर आई फाइव बचा, और जेड क्रॉस एक्स की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं वाई ई टू वाई कैप ई टू पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी, ऐसे लिखे डिवाइडेड बाई ओमेगा। अब देखिए क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन अगर एक्स कैप के अलॉन्ग है और वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है तो करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड वाई कैप के अलॉन्ग ऑसिलेट करेगी। ठीक है, फर्दर अगर हम बात करें कि जो ये वाला टर्म है के जीरो बाई ओमेगा, के जीरो बाई ओमेगा क्या है, के जीरो बाई ओमेगा एक्चुअल में आपकी वन बाई वी है। ठीक है, वेलोसिटी। तो याद होगा आपको हम लोगों ने लिखा था इन केस ऑफ जो रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है के इंटू वी होता है। तो वैक्यूम के केस में क्या लिखा था ओमेगा इक्वल टू के सी लिखा था, ये मतलब के क्या है एक्चुअली मॉड ही है, मैग्नीट्यूड ही है। तो ऐसे लिखा था, लेकिन अगर कोई मीडियम की बात है तो ओमेगा के बाई ओमेगा क्या हो जाएगा, के बाई ओमेगा हो जाएगा आपका वन बाई वी। तो अब इस इक्वेशन से हम लोग लिखेंगे आगे, क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे v इज इक्वल टू वी वेक्टर। ठीक है, वी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के जीरो बाई ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन वी, देखिए एक टर्म छूट गया था ई जीरो, वी वन अपॉन वी ई जीरो ई टू पावर एक्सपोनेंशियल, ये जो फाई क्या ले लेंगे, इस दोनों ई के पावर में है ई टू पावर आई फाई ई टू आई के जेड माइनस ओमेगा टी, तो दोनों को हम लोग साथ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ई टू पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक, और इसका डायरेक्शन क्या है अलॉन्ग वाई कैप। तो जो ये बी था वो किस टाइप का होना चाहिए था, वो होना चाहिए था बी इक्वल टू बी जीरो ई टू पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, वाई कैप टाइप का होना चाहिए। इस तरह से जो बी जीरो आ रहा है वो क्या आ रहा है ई जीरो बाई वी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेलोसिटी टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो वेलोसिटी टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। दूसरा एक चीज़ अगर हम नोटिस करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो अगर रियल फॉर्म में लिखें या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देख लेते हैं कि ई जो था हमारा, दूसरे कलर से लिखते हैं, जो ई था ई के लिए एक्सप्रेशन वो क्या था, ई के लिए था ई जीरो ई टू पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक, एक्स कैप। अब बी करस्पॉन्डिंग बी क्या आ रहा है आपका, करस्पॉन्डिंग बी आ रहा है आपका बी जीरो ई टू पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डायरेक्शन क्या है वाई कैप। अगर इन दोनों को ध्यान से देखें कंपेयर करें तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि इसमें एक एडिशनल टर्म आ रहा है फाई कैप, मतलब एक एडिशनल एक्सपोनेंशियल में एक एडिशनल टर्म आ रहा है वह है आपका फाई का। ठीक है, तो फाई क्या बता रहा है, फेज डिफरेंस बिटवीन दिस, ये टर्म क्या है के जेड माइनस ओमेगा टी किसका है इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज को शो कर रहा है, के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस फाई क्या मैग्नेटिक फील्ड का फेज शो कर रहा है। इस तरह से बता रहा है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में प्रोपेगेट कर रही है तो जरूरी नहीं है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो उसी समय मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या पाया जा रहा है, फेज लैगिंग पाई जा रही है, मतलब कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले स्टार्ट हो जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लेट में स्टार्ट हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज बिहाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब दोनों का सेम फेज नहीं है। वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसके वेव प्रोपेगेशन वेक्टर यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा एक्सप्लेन करने का पर्पज यही था कि जैसा वैक्यूम के केस में हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करती है तो वहाँ पे हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, ठीक है, उसी समय मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है पीक पे जाती है। जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है तो उसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होती है। ठीक है, ऐसा था किसके लिए, ये था आपका वैक्यूम में। ठीक है, बट अगर हम किसी मीडियम की बात करें तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में हो भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कुछ ऐसे वेरी कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कुछ पीछे भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा वेव प्रोपेगेशन वेक्टर, मतलब उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा। ठीक, फर्दर एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं लगे यहाँ कि जो ई था वो क्या था, ई वेक्टर इज इक्वल टू इन कॉम्प्लेक्स नोटेशन ई जीरो ई टू पावर आई
के जेड माइनस ओमेगा टी टाइप का था। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक के केस में के जरूरी नहीं था कि रियल नंबर हो, तो के क्या हो सकता था, अल्फा प्लस आई बीटा टाइप का था। तो अगर इसकी वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ई वेक्टर इक्वल टू ई जीरो ई टू पावर आई अल्फा प्लस आई बीटा, ठीक है, माइनस ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए, तो जो ये एक्सप्रेशन आ रहा है ई इक्वल टू ई जीरो ई टू पावर माइनस ये जेड छूट गया है, बीटा जेड ई टू पावर आई अल्फा बीटा माइनस ओमेगा टी। तो इस तरह का रिलेशन आ रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए अगर के कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो अल्फा है, अल्फा क्या है, फेज में है, ठीक है। तो अल्फा मतलब बता रहा है कि वेव कैसे प्रोपेगेट करेगी, मतलब ये ऑसिलेटरी बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेटरी बिहेवियर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका वेव प्रोपेगेशन वेक्टर का जो रियल पार्ट है, ठीक है, अल्फा। अल्फा क्या रिस्पॉन्सिबल है कि ई आई अल्फा बीटा माइनस ओमेगा टी, ये बता रहा है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज चेंज होगा, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उसमें जो ये बीटा था, बीटा क्या आ रहा है, ये इस तरह का आ रहा है रिलेशन ई टू पावर माइनस बीटा जेड, ये बता रहा है कि वेव अटेन्यूएट होगी, जैसे जैसे मीडियम में वेव प्रोपेगेट करेगी, वेव की एम्पलीट्यूड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है जब किसी मीडियम में प्रोपेगेट करती है, तो मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, मतलब उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो वो मीडियम क्या कर सकता है, लाइट वेव हो या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, तो उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर सकता है, मतलब एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट इनसाइड द मीडियम, द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिक्रीज स्लाइटली, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम में प्रोपेगेट करती है तो उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करता रहता है। तो कंडक्टर के केस में तो बहुत ज़्यादा होता है, पर डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या होता है, स्लोली डिक्रीज करता रहता है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो ठीक है, अगर ये रियल है, हो सकता है कि कोई ऐसा मटेरियल हो, ऐसा मीडियम हो जिसमें क्या है कि बीटा की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, तो उस केस में के एक रियल नंबर होगा, तो उस केस में कोई भी एटीन्यूएशन नहीं होगा। लेकिन अगर ये वाला फैक्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वे प्रोपेगेशन कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो क्या होगा, तो वो क्या करेगा कि जैसे ही वेव अंदर प्रोपेगेट करेगी वो अटेन्यूएट होगी, उसका एम्पलीट्यूड विद डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज अभी तक डिस्कस की उसको समराइज कर लेते हैं। पहला हमने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में प्रोपेगेट करती है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सी बाई एन। दूसरा हमने कहा कि क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक अंडर या इंसुलेटर या जो मीडियम हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, उसके अंदर अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है एक ट्रांसवर्स वेव होती है, मतलब के इज परपेंडिकुलर टू ई एंड बी होती है, ठीक है। तीसरा हमने बताया कि इसमें जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बी टाइम्स होता है, वेलोसिटी टाइम्स होता है। चौथा जो निकल के आया कंक्लूजन ये था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है आपकी, लैग करती है, लैग कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड लैग्स बिहाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है, वो सारा जरूरी नहीं है कि उसमें फेज डिफरेंस ना हो, उसमें क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड लैग कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द वेव प्रोपेगेशन वेक्टर, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पर डिपेंड करेगी कि वो रियल नंबर है या एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, उस पर डिपेंड करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड लैग करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड से कि नहीं। वैक्यूम के केस में हमने पाया था कि ऑलवेज क्या हो रही हैं, दोनों सेम फेज में रह रही हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैक्सिमम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होता था, लेकिन इस केस में यहाँ पे ऐसा नहीं है। पांचवा हमने देखा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, अगर के क्या हो, किस टाइप का हो, अल्फा प्लस आई बीटा टाइप का हो, ठीक है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो तो मीडियम में जब वेव प्रोपेगेट करेगी तो उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर सकता है। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स थे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्रोपेगेट करती है। देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो किसी मीडियम में प्रोपेगेट कर रही है, मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो प्रोपेगेट कर रही है, उसके लिए एनर्जी डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा। तो जो वैक्यूम के केस में एनर्जी डेंसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन था वो था यू इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई म्यू जीरो, ठीक है, यही रिलेशन था। तो
तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या इंसुलेटर या किसी मैटर के अंदर भी यही रिलेशन होल्ड करेगा। केवल क्या चेंजेस आएंगे, एप्सिलॉन 0 की जगह पे हमें लिखना होगा एप्सिलॉन और म्यू 0 की जगह पे लिखना होगा म्यू। तो इस तरह से एनर्जी डेंसिटी के लिए जो रिलेशन आ गया वो हो जाएगा U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई म्यू। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यही एक्सप्रेशन आएगा। क्या चेंज हुआ वैक्यूम के केस में था, ठीक है, ये वैक्यूम के केस में था, ये किसी मैटर के अंदर है। ठीक है, अब आइए बात करें इंटेंसिटी की। तो हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा वो कैसे निकाल सकते हैं, वो आपको पॉइंटिंग वेक्टर से निकालना पड़ेगा। तो पॉइंटिंग वेक्टर के लिए क्या रिलेशन था, S इक्वल टू 1/μ E क्रॉस B। तो वैक्यूम के लिए यहाँ म्यू 0 था, लेकिन मैटर के अंदर क्या हो जाएगा, किसी मैटर के अंदर, मटेरियल के अंदर ये हो जाएगा 1/μ E क्रॉस B। तो अगर इसका हम लोग एवरेज लें, तो एवरेज लेंगे तो एवरेज ऑफ यस वही आपकी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। तो जो रिलेशन आता है आपका वो आता है आपका 1/2 एप्सिलॉन V E स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन आएगा। इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज जो डिस्कस कर ली, जो कि किसी मैटर के अंदर होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।